हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू वन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में। ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे इस टॉपिक में कवर करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फैम बोलते हैं, 1999 केम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 एंड हैज़ रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फैरा 1973। इससे पहले क्या आता था, हमारा फैरा चलता था जो कि 1973 में बना था। इसको रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ। 1 जून 2000 को ये जो है वो इफेक्ट में आया था। फैरा को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैरा 1973 वॉज टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। उसका मेन मोटिव था कि जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स है उसको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। लेकिन जो फैमा का ऑब्जेक्टिव था, फैमा 1990 का ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, एक्सटर्नल ट्रेड करना है। ठीक है, पेमेंट टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रोमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो इसका मेन मोटिव ये था कि हमें जो है एक्सटर्नली जो हमने ट्रेड किया है उसके लिए हमें पेमेंट करनी है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया के अंदर डेवलप करना है और उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, प्रमोट करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फैमा एक्ट के क्या क्या हाइलाइट्स है। तो इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स एप्लीकेशंस एंड हैज़ लेट डाउन द एरियाज वेयर स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फैमा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें बताई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कहाँ पे हमें स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत है, वो हमें पहले ही इस एक्ट के अंदर बताई हुई है। और ये क्या है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स एप्लीकेशन एंड हैज़ लेट डाउन द एरियाज। उन एरियाज़ के बारे में बताया है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक परमिशन की रिक्वायरमेंट है। वो परमिशन हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इन एप्लीकेशन द एक्ट रिलेटेड ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। दो तरीके की ट्रांजेक्शन से जो है ये एक्ट रिलेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो कि इफेक्ट में आया था 1 जून 2000 को, ये बेसिकली टू टाइप्स की एप्लीकेशन से रिलेट करता है। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और सेकंड है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग मनी एंड आर टू बी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है। द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट फॉल इन कैपिटल अकाउंट कैटेगरी आर रिगार्डेड एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर परमिटेड फ्रीली सब्जेक्ट टू अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, जो बाकी बचती है, वो क्या करंट अकाउंट में आती है। इसके ये जो है फ्रीली आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ ही जगह पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। सर्टेन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वुड रिक्वायर आरबीआई परमिशन इफ दे एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब सीलिंग। यानी कि आपने क्या किया, करंट अकाउंट की कोई ट्रांजेक्शन है, वो एक लिमिट फिक्स की हुई है, एक सीलिंग फिक्स की हुई है। अगर उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको आरबीआई से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट कहता है सम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नीड परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी। कुछ करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। 7 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर टोटली प्रोहिबिटेड। यानी कि करंट अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे 7 टाइप्स की ट्रांजेक्शन है जो कि कम्प्लीटली क्या किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है कि इस तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं होंगी। जैसे कि ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू लॉटरी, बैंड, मैगजीन एक्सेट्रा। इसके बाद आता है सम ऑफ द अदर हाईलाइट्स ऑफ फेमा आर। कुछ और हाईलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, Foreign Exchange Management Acts and Rule give full freedom to a person resident in India who was earlier resident outside India to hold or transfer any foreign security or immovable property which is situated outside India and acquire when he or she was resident there. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है, पूरी तरीके से फ्रीडम देता है उस पर्सन को जो इंडिया में अब रह रहा है, लेकिन जो पहले जो है इंडिया के बाहर रहता था, जिसके पास इंडिया के बाहर जो है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसको अपने पास भी रख सकता है या किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है सिमिलर फ्रीडम इज ऑल्सो गिवन टू रेसिडेंट हु टेक ओवर सच सिक्योरिटी
एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी कि सेम परमिशन उस पर्सन को मिलती है जो कि क्या है, इंडिया के बाहर रहता था। सिमिलर फ्रीडम इज ऑल्सो गिवन टू द रेसिडेंट who take over such security and immovable property from a person resident outside India, कि उस पर्सन से क्या कर रहे हो आप, टेक ओवर कर रहे हो इन सिक्योरिटीज़ को, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को जो इंडिया के बाहर रहता था। सेलर को भी फ्रीडम दी हुई है और बायर को भी फ्रीडम दी हुई है। अ पर्सन हु रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया is permitted to hold or have securities and property acquired by him while he or she was resident in India। एक पर्सन जो अब क्या है, इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, उसको परमिशन दी हुई है कि वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी को होल्ड कर सकता है, खरीद सकता है, या जो खरीदी गई थी उसके द्वारा जब वो इंडिया में रहता था। A person resident in India is also permitted to hold such securities, such property which is received from a person resident in India। एक पर्सन के पास क्या है, फ्रीडम है, परमिशन दी हुई है कि वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकता है उस पर्सन से जो क्या है, इंडिया का ही पर्सन है। सेकंड कहा गया, द एक्सचेंज ड्रोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्पस अदर देन फॉर विच इट इज ड्रोन, प्रोवाइडेड ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज इज अदरवाइज परमिटेड फॉर सच पर्पस। हमने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ किया, हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी किसी और पर्पस के लिए, लेकिन जिस पर्पस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उस पर्पस के लिए उस एक्सचेंज को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने किसी और काम के लिए यूज़ कर लिया, तो उसकी भी परमिशन जो है मिल जाती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर जिसको एक्सचेंज मिला, रिसीव हुआ, एंड द रेसिडेंट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होल्डर आर परमिटेड टू फ्रीली यूज़ द फंड्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फ्रीली फंड्स को यूज़ कर सकते हैं जो किसमें हेल्ड इन ई एक्सचेंज अर्नर फॉरेन एक्सचेंज और रेसिडेंट फॉरेन एक्सचेंज जो अकाउंट होल्डर है उसमें है, फॉर पेमेंट इन ऑल परमिशेबल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। उनको परमिशन है कि वो किसी भी तरीके की जो है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में उसका यूज़ कर सकते हैं। द रूल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द रूल फॉर फॉरेन investment in India and the Indian investment abroad are also comprehensive, transparent and permit Indian companies engage in certain specific sector to acquire share of foreign currency, engage in similar activity by exchange through issue of ADR GDR up to certain specified limit। यहाँ पे कहा गया है कि क्या है, परमिशन है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया फॉरेन कंट्री वाले जो है इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया वाले फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें आप एंगेज हो, वही अगर काम आउटसाइड इंडिया है, वही आउटसाइड इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेन कंपनी कर रही है, अगर आप उसके अंदर क्या करना चाहो, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो वो भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो फेमा प्रिस्क्राइब एलोबरेट redressal mechanism for the justice and fairness to implicated while deciding on the questions of contravention। अगर कोई भी किसी भी तरीके की कॉन्ट्रावेंशन आती है तो उसके लिए क्या है, एक तरीके का रिड्रेसल मशीनरी को बनाया गया है ताकि जस्टिस आपको मिल सके, फेयर तरीके से आपके साथ काम हो। मोर ओवर ऑफेंस अंडर फेमा आर कंपाउंडेबल बाय पेइंग पेनल्टी। अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया है तो उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फेमा के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है इंडिया के अंदर। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर किस तरीके से डीलिंग की जा सकती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट नो पर्सन except otherwise provided in the act, rules or regulation made thereunder or with the general or specific permission the RBI। यानी कि सेक्शन 3 एक्ट क्या करता है, कोई भी पर्सन no person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security or any persons not being an authorized person। यानी कि कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता अगर वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। कुछ एक्सेप्शन केस है जो कि आरबीआई की अगर परमिशन है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पर्सन अथोराइज पर्सन नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज में। मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं की जा सकती, चाहे वो क्रेडिट लिया हो आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन जो क्या है इंडिया के बाहर रहता है उसे क्रेडिट लिया, आप उसकी पेमेंट करनी है तो वो भी नहीं कर सकते।
receive otherwise than through an authorized person any payment by order or on behalf of any person resident outside India in any manner, enter into any financial transaction in India as considered for or in association with acquisition or creation or transfer of right to acquire any assets outside India by any person. इसमें क्या कहा गया है, जो हमने बेसिकली पॉइंट्स पढ़े हैं वो पॉइंट्स क्या कहते हैं? द इफेक्ट ऑफ द अबव रिस्ट्रिक्शन इज दैट नो पर्सन कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज अनलेस ही इज़ एन अथोराइज पर्सन। कोई भी पर्सन जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता जब तक उसको अथॉरिटी नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, अगर किसी पर्सन को आरबीआई के द्वारा परमिशन मिली है तो वो कर सकता है, लेकिन जब तक अगर एक अथोराइज पर्सन जो है वो ही फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है और बाकी कोई नहीं। एंड नो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनी गुड्स कैन बी मेड अनलेस द सेम इज़ इन अकॉर्डेंस विद द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द आरबीआई। आपने अपनी कंट्री में कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट किया, अब उसके लिए पेमेंट करनी है तो उसके लिए रिजर्व बैंक की परमिशन की ज़रूरत होगी। इसके बाद कहते हैं होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट नो पर्सन हु रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर hold, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any foreign property situated outside India। इसमें क्या कहता है? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट, ये कहता है कि एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, या तो एक्सेप्शन मिली हुई या फिर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि नो पर्सन हु रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहने वाला है वो क्या नहीं कर सकता, शैल एक्वायर होल्ड और ओन पोजेस और एनी ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी फॉरेन प्रॉपर्टी हु इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। उसके बाद कहता है हाउएवर द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस नोटिफिकेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम लिबरलाइज द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सिचुएशन सच एज एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करती है, जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है उस पर टाइम टू टाइम क्या कर रही है, लिबरलाइज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी क्या है रेगुलेशंस हैं, उनको क्या कर रही है, लिबरलाइज कर रही है कि आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिबरलाइज कर रही है। पोजेस ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स रिसिप्ट फ्रॉम एंड पेमेंट टू अ पर्सन हु रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड सो ऑन। तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को क्या कर रही है, लिबरलाइज कर रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले बात की थी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रेफर टू द ट्रांजैक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दीज इंक्लूड, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन में जो ट्रेड किया उसके रिगार्डिंग हमें पेमेंट करनी है। अदर करंट business services and short term banking and credit facility in the ordinary course of business। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने क्या किया, लोन लिया, उस पर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, अभी पे करना है, तो पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन। और ऑन नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट स्पाउस एंड चिल्ड्रन रेसिडेंट अब्रोड, यानी कि चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्पाउस हो, चिल्ड्रन, उनका जो एक्सपेंडिचर होगा अब्रोड में रहने का उसको पे करना, ठीक है, उसको भेजना अब्रोड। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो ये सारे एक्सपेंसेस फॉरेन, ये सारी चीज़ें जो है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट होती है। सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन may sell और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन अथोराइज पर्सन, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है या निकाल सकता है, लेकिन एक अथोराइज पर्सन के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जिसको अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। इफ सच सेल और विड्रॉल इज ए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट may in public interest and in consultation with the reserve bank impose reasonable restriction on current account transaction by making appropriate rules। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आरबीआई के साथ कंसल्ट करके जो है रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट रूल्स बना सकती है। सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, आरबीआई के साथ कंसल्ट करती है और किसी भी तरीके की जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट रूल बना सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो है लोगों के फ़ायदे के लिए होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, द ट्रांजैक्शन विच इज़ रेफर टू द transaction which alter the assets and liability outside India of person resident in India or assets and liability in India of person resident outside India। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं किसी भी तरीके के जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटी में चेंज आना, ठीक है। तो सेक्शन 6 प्रोवाइड दैट द रिजर्व बैंक में इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक के साथ कंसल्ट करता है, स्पेसिफाई द परमिशन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइज द परमिशेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की कौन कौन सी आप जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कौन से ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन मिली हुई है, एंड द लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज विल बी अलाउड फॉर सच ट्रांजेक्शन, और कितनी लिमिट तक जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अलाउ की गई है कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके बाद कहते हैं शेड्यूल 1 and 2 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 ड्यूली प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ परमिशेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाय पर्सन resident in India and those resident outside India respectively and the limit thereof, and also the list the capital account transaction prohibit under this regulation। शेड्यूल 1 और 2 जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 का, वो ये बताता है कि कौन कौन सी एक लिस्ट बताता है जिसके अंदर क्या है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो कि परमिशन मिली हुई है, ठीक है। जिन जिन करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन मिली हुई है किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो इंडिया का पर्सन है चाहे वो इंडिया के बाहर रहने वाला पर्सन है, कि ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन कुछ एक ऐसी लिस्ट भी दी हुई है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ये जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है प्रोहिबिशन है, इसको रेगुलेट किया जाता है। अगर आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है तो बेसिकली आपको आरबीआई से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। हाउएवर थ्रू वेरियस नोटिफिकेशन एंड रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक लिबरलाइज द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। समय समय पे क्या करता है जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई के साथ क्या करता है, बातचीत करता है, नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें ये बताया गया है कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो रेगुलेशंस थी, जो रूल्स थे वो हटाए गए हैं और उनको लिबरलाइज कर दिया गया है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, आप एक्वायर भी कर सकते हो या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन फर्म और प्रोप्राइटर कंसर्न इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, रेमिटेंस ऑफ असेट्स आउटसाइड इंडिया, लोन फ्रॉम एनआरआई रिलेटिव्स एंड लोन टू एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जामेशन मिल चुकी है, इन पे लिबरलाइजेशन लिबरलाइज कर दिया है आरबीआई ने क्या कर दिया, इन सारी चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया। पहले रूल्स हुआ करते थे, रेगुलेशन हुआ करती थी, पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, अब वो परमिशन जो है वो क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। इसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, किस तरीके से गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 7 प्रोवाइड दैट एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शैल फर्निश to the reserve bank or to such other authority a declaration in such form and in such manner as may be specified, containing true and correct material particular including the amount representing the full export value of goods। यानी कि जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसको रिजर्व बैंक को क्या करना पड़ेगा, सारी बातें सही बतानी पड़ेगी। एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे जो है सारी बातें बतानी पड़ेगी, सही बतानी पड़ेगी कि कितने अमाउंट का जो है आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। इफ़ द फुल वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज़ नॉट ascertainable at the time of export, the value which the exporter having regard to the prevailing market condition except to receive ऑन द सेल ऑफ गुड्स इन ओवरसीज़ मार्केट। यानी कि अगर फुल वैल्यू को पहले नहीं बताया जा रहा है एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो जो भी उस समय मार्केट में कंडीशन होगी, जो भी मार्केट में रेट होगा उस वैल्यू का वो ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि वो रेट वो अमाउंट जो अमाउंट जो है ओवरसीज़ मार्केट से रिसीव किया जा रहा है उन गुड्स या सर्विसेज में। इसलिए कहा गया है कि पहले ही डिक्लेरेशन फॉर्म में ये बता दो कि कितने अमाउंट के गुड्स जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ताकि आपको उतना ही अमाउंट जो है बाद में रिसीव हो जाए। द डिक्लेरेशन शुड अफर्म दैट द फुल वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड हैज़ बीन
और विल बी विद इन द स्पेसिफिक टाइम बी पेड इन द स्पेसिफिक मैनर। जो भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है, जो भी आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, उसका अमाउंट जो है वो टाइम पे क्या किया जाए, रिसीव हो जाए। Similarly, every exporter of services shall furnish a declaration to the Reserve Bank or to such other authorization in such form and in such a manner as may be specified, containing the true and correct material particulars in relations to payment of such services। यानी कि पहले ही बता दो कि कितनी अमाउंट तक की आपने सर्विसेज जो है रेंडर की है। This provision has been made for the purpose of ensuring that the export value of any goods and services are received without any delay। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस यही होता है कि जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है, उसका जो अमाउंट है वो टाइम पे आपको मिल जाए बिना किसी डिले के। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रियलाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि हमने क्या किया, सामान को भेजा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया, अब हमें क्या करना है, अमाउंट को रिसीव करना है। तो उसके बारे में सेक्शन 8 कहता है कि सेक्शन 8 प्रोवाइड दैट वेयर any amount of foreign exchange due or has accrued at any person resident in India, such person shall take all the reasonable steps to release and recover to India such foreign exchange within such period and in such manner as may be specified by the Reserve Bank। जो भी मैनर इसमें कहा गया है कि क्या स्पेसिफिक स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि जो अमाउंट है वो सही टाइम पे जो है रिसीव कर लिया जाए। सेक्शन 9 प्रोवाइड सर्टेन एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग एंड रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद रिगार्ड टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन एंड अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। अथोराइज पर्सन। अब हम पढ़ते हैं अथोराइज पर्सन के बारे में। अथोराइज पर्सन का मतलब है कि एक अथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन्स फॉर द टाइम बीइंग अथोराइज अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। यानी कि अथोराइज पर्सन वो है जिसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकता है। Reserve Bank may authorize any person to be known as authorized person to deal in foreign exchange or in foreign security as an authorized dealer, money changer or offshore banking unit in any manner as it deems fit। ठीक है। The authorization shall be in written and shall be subject to the condition laid down। जो अथोराइजेशन है वो रिटर्न में मिलनी चाहिए उस पर्सन को कि वो क्या है, एक अथोराइज पर्सन है जो कि क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकता है। रिजर्व बैंक में फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग compliances with the provision of this act and of any rules, regulation, notification or direction made hereunder, give to the authorized person any direction in regard to making of payment, doing or desist from doing any act relating to foreign exchange और foreign security। तो ये एक्ट क्या कहता है, ये बताता है कि अथोराइज पर्सन को क्या दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है, एक तरीके से बताया गया है कि कब उसको पेमेंट करनी है, कब जो है फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करनी। तो डायरेक्ट एनी अथोराइज पर्सन टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एज इज डीम फिट। ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द अथोराइज पर्सन। कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, जो भी अथोराइज डीलर है उसकी बिजनेस को क्या किया जाए, इंस्पेक्ट किया जाए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी क्या कहते हैं? सेक्शन 30 प्रोवाइड दैट इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ द फैमा और एनी रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर issued in exercise of power under this act, he shall be liable to penalty up to thrice the sum involved in such contravention where such amount is quantifiable or up to rupees 2 lakh where the amount is not quantifiable। कॉन्ट्रावेंशन और पेनल्टी कहता है कि अगर कोई भी पर्सन फैमा के रूल्स को नहीं मानता, रेगुलेशंस को नहीं मानता, तो उसको जो है वो क्या किया गया है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर जो भी अमाउंट है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स जो भी अमाउंट है उसका 3 टाइम पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। अगर अमाउंट हम क्या नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते, तो 2 लाख रुपए की जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर रूल्स रेगुलेशंस को फेमा के फॉलो नहीं किया गया। इन केस द कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंटिन्यूइंग वन,
Then a further penalty of up to ₹5,000 per day till the contravention continue may be levied। यानी कि अभी भी पेनल्टी पे करने के बाद भी बार बार क्या कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, तो हर रोज़ जो है 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब तक देनी पड़ेगी जब तक आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करो। उसके बाद है एनी एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि पास जजमेंट may in addition to the penalty direct that any security currency or any other money or property in respect of which the contravention have taken place shall be confiscated by the central government। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पता लगाई गई कि जो क्या कर रही है, कॉन्ट्रावेंशन के कॉन्ट्रावीन कर रही है, या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट की जो बात है उसको नहीं माना गया, फैमा के रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। The educating authority may in addition to the penalty direct that any security currency or any other money or property in respect of which the contravention has take place। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ऐसी करेंसी को, सिक्योरिटी को क्या कर लेगी, सीज कर लेगी, जब्त कर लेगी। इन केस ऑफ अ पर्सन's फेलियर टू पे फुल अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद इन 90 डेज। अगर एक पर्सन जिस पे पेनल्टी लगी है 90 डेज के अंदर वो पेनल्टी पे नहीं करता, तो ही मे बी पनिश विद सिविल इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आफ्टर गिविंग ड्यू अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड, पहले उसको सुना जाएगा क्या कारण है, उसके बाद अगर लगता है कि वो सही है तो उसको टाइम दिया जाएगा, अनअदरवाइज उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। हाउएवर ऑल द कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 13 कैन बी कंपाउंडेड विद द एग्जेम्पशंस। कुछ एग्जेम्पशंस है कॉन्ट्रावेंशन में। क्या एग्जेम्पशन है, वेयर अमाउंट इज नॉट क्वान्टिफिबल, जहाँ पे हम अमाउंट को कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अपील हैज़ बिन फील्ड, जहाँ पे अपील जो है वो फील कर दी है। कॉन्ट्रावेंशन इज रिपीटेड विद इन 3 years और द कॉन्ट्रावेंशन इज बाय अथोराइज डीलर अंडर सेक्शन 11। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में। इसके अंदर बेसिकली हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने जाना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है और इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के साथ रिप्लेस किया गया था। इसकी कुछ हाईलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से गुड्स को एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और रियलाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, किस तरीके से हम जो भी एक्सपोर्ट किया है गुड्स या सर्विसेज को, उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तोड़ता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो उसको क्या क्या पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।